Welcome to Major HS Kalsi's Banu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are conducting a test of optics. इसमें आपको बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी बेसिकली तैयारी कैसी चल रही है, आपने क्वेश्चंस किस तरीके से करें। इसमें आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स टेस्ट फिजिक्स, तो इसमें आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि आपके 1 2 3 ऐसे करते करते आपके लगभग इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप ऑप्शन है आपका, ठीक है। आपको पहले अपने ऑप्शंस देखने, तो मैं बाद में आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स टेस्ट फिजिक्स। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज The first question says, a ray of light is incidenting normally on a plane mirror. The angle of reflection will be. अच्छा, क्या बोला गया है कि बेसिकली एक प्लेन मिरर है आपका, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें आपका क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग, एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंटिंग। कैसे इंसिडेंट कर रहा है आपका? नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है। तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बेसिकली आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है आपका। तो जिस एंगल पर आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसी एंगल में तो वापस चला जाएगा। मतलब ये अगर प्लेन सरफेस पे गया जिस एंगल से, उस एंगल से वापस, मतलब कोई भी एंगल डिफ्लेक्शन नहीं होगी इसमें। जिस एंगल से नीचे आया है उसी एंगल से ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इसमें एंगल आई मतलब एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्शन, इनके बीच में कितना मतलब डिफरेंस होना चाहिए? डिफरेंस होगा ही क्यों? जिस एंगल से आया है, जिस पैथवे से आया है उसी पैथवे से वापस भी जा रहा है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा? जीरो, क्योंकि कुछ तो रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है ना इसमें, जहां से है वहीं से वापस चला गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, कितना होगा रिफ्लेक्शन विल बी आपका? जीरो, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि प्लेन मिरर पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर रे जो होता है लाई करता है ना, जिस पैथवे पे गया, जिस स्ट्रेट पैथवे पे गया उसी पैथवे पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इसमें एंगल का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, एंगल रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका? जीरो होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास क्या बोल रहा है? रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। द चेंज इन फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू, देखो अगर कोई भी वेव आपका बेसिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अगर कोई भी रे जो है आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ज्यादातर जो उसका फेज चेंज होता है, फेज चेंज किसके इक्वल होता है? आपके 180 डिग्री के इक्वल। और अगर मैं इसमें बताऊं कि आपका 180 डिग्री कौन सा है, ना तो 0 है, ना 90 है, ना 360 है। तो आपका फेज चेंज जो होगा, अगर कोई भी रे आपका बेसिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका जो फेज चेंज होता है ना, वो होता है 180 के इक्वल, ठीक है, पाई या 180। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? चार्ली। थर्ड क्वेश्चन है, ए रे इज रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय 3 प्लेन मिरर्स म्यूचुअली एट राइट एंगल। आपके तीन, देखो सबसे मेन लाइन यही है, 3 प्लेन मिरर्स म्यूचुअली एट द राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब आपके 3 प्लेन मिरर है। अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा पूरा पढ़ लेते एक बार। टू ईच अदर द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, आपके 3 प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में लगे हुए, मैंने एक रे ऑफ लाइट मारा उस पर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार, फिगर के थ्रू। आपके देखो 3 प्लेन मिरर है, 1 2 और 3। क्या बोल रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और लगे हुए एक दूसरे से। अगर कोई रे ऑफ लाइट जाता है, मान लो ये रे ऑफ लाइट है, यहां से इंसिडेंट गया, फिर कहां जाएगा आपका? यहां, फिर यहां, फिर
यहाँ और फिर यहाँ। अगर मैं बिल्कुल सीधा सीधा बनाऊं तो ऐसे बनेगा आपका, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका मतलब ये जो था ये एंगल क्या था, एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे था, और ये कैसा रे था आपका, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, क्या इन दोनों के बीच का गैप, अगर मैं आपके ऑप्शंस में बताऊं, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, 90, 60, 180 या नन ऑफ दीज। अगर आप देखोगे इसमें तो ये क्या है आपका, पैरेलल है ना, पैरेलल। तो पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर आप देखोगे नॉर्मल, आप दोबारा क्वेश्चन समझो कि तीन परपेंडिकुलर आपके मिरर थे जो कि म्यूचुअली आपस में साथ में लगे हुए थे। एक इंसिडेंट रे मारा मैंने, इंसिडेंट रे आपका पैथ बनाते जाएगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ वापस से। तो अगर आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उनके बीच का कितना गैप है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कितना एंगल यूज करेंगे, 180 डिग्री। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। आपको मालूम है प्लेन मिरर के बीच पे अगर कितना भी मान लो आपका प्लेन मिरर है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस आपके मिरर से, इसकी डिस्टेंस आपके मिरर से और इमेज की डिस्टेंस आपके मिरर से दोनों इक्वल होती है। इसमें दोनों की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, v इज इक्वल टू यू। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, प्लेन मिरर के 0.5 मीटर क्या दूर है, मतलब u की वैल्यू क्या है आपकी 0.5, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब आपके v और u के बीच में डिस्टेंस पता करना है आपको। तो इसमें अगर आप देखोगे ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, और बेसिकली 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दूर आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अगर ये u है तो v भी तो इतने दूर होगा ना, v भी आपका कितना दूर होगा, 0.5 मीटर ही। तो पूछा ये गया आपके क्वेश्चन में कि u और v इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप टोटल को ऐड कर दो, 0.5 प्लस 0.5 टोटल कितना आ गया आपका 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो क्या आपका, दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 0.5 और 0.5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेसिकली, लेकिन आपको समझने मतलब सारी बात आपकी स्टेटमेंट की है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, 1 मीटर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, a man runs towards a mirror at speed of 15 मीटर पर सेकेंड, the speed of image relative to the man is। देखो इसमें तो आपका नॉर्मल सीधा फॉर्मूला लगता है कि एक मैन है वो आपकी प्लेन मिरर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, रन टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, क्या स्पीड है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या उसकी 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड जो इमेज की स्पीड उस इंसान से अगर रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, सीधा इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैं रिलेट कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे तो आदमी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट डाल देते। अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट रिलेट कर रहा हूँ किसकी, इमेज की वेलोसिटी से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वी, जो भी आपका वेलोसिटी उसका डबल कर दो। जिस रेट से यहां से भाग रहा है उस रेट से वहां से भी तो भागेगा, मतलब अगर मेरी वेलोसिटी v यहां से है तो v वहां वाली भी ऐड होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, प्लेन मिरर में जैसे कि मैंने आपको यहां भी समझाया था अभी कि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है, अगर कोई इंसान यहां से रन करना स्टार्ट कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, तो यहां से भी तो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रन करेगा ना इस तरफ, अगर इस डायरेक्शन में करे इस डायरेक्शन में करेगा, तो इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके इमेज से अगर इनकी वेलोसिटी रिलेट करते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2v। यहाँ पर आपका इंसान जो है उसकी स्पीड क्या है भागने की, उसकी है स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, सीधा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आप ऑप्शन में बताऊं अ मैन, तो स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मैन क्या होगा आपका
30। सीधा सीधा फॉर्मूला इसका ही है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर में फॉर्म अ रियल इमेज। प्लेन मिरर से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कर सकता है रियल इमेज फॉर्म कब? कंडीशन कौन सी है उसकी? पहला है इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग होना चाहिए, दूसरा है इंसिडेंट रे आपका कन्वर्जिंग होना चाहिए, तीसरा है ऑब्जेक्ट स्पेस क्लोज टू द मिरर, क्लोज मिरर के बहुत क्लोज होना चाहिए, या डी है आपका अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो आपका कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, या देखो बेसिकली अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, तो याद करो इसमें आपने दो टाइप के मिरर पढ़े, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसमें रियल इमेज कब फॉर्म होता है? जब प्लेन, देखो है तो कहीं ना कहीं प्लेन मिरर को तो थोड़ा कर्व करा गया तभी तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बना है वो बेसिकली, ठीक है। तो उस पर एक स्पेशल कंडीशन होती है, आपका लाइट रिफ्लेक्टेड हुआ प्लेन मिरर से, वो रियल इमेज कब बना पाएगा? जब वो क्या होगा बेसिकली आपका कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग ही आपका रियल इमेज बना सकता है, वरना इमेज वो नहीं बना सकता रियल इमेज, ठीक है। तो कन्वर्जिंग जब आपका बेसिकली मिरर आपके कन्वर्जिंग हो गए तभी जाकर के वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, वरना वो रियल इमेज फॉर्म नॉर्मली कंडीशंस में नहीं करता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a convex mirror is used to form the image of an object, then which of the following statements is wrong? इसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, वो आपका इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है? द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो ज्यादातर जो आपका कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म करता है, ज्यादातर जो आपके इमेज होता है वो पोल और फोकस के बीच में ही होता है कहीं ना कहीं, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक ही है। द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ज्यादातर कंडीशन में आपके मेजॉरिटी कंडीशंस में इमेज का साइज छोटा ही होता है, ये भी ठीक है। और इमेज जो है आपका इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या है आपका? एक क्या होता है आपका रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, और एक क्या होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज आपका इरेक्ट होता है, हाँ इरेक्ट होता है। अच्छा, इमेज आपकी रियल होती है, जरूरी नहीं कि हमारी इमेज रियल हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारी इमेज जो है बेसिकली क्या वो रियल हो। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है आपका? इमेज इज रियल, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी रियल इमेज आने के लिए इमेज कौन साइड बनी जरूरी है? लेफ्ट साइड भी बनी जरूरी है, लेकिन इसमें ज्यादातर इमेज जो बनती है कहाँ बनती है? राइट साइड बनती है, ठीक है, जो कि इमेज क्या आपका वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, इसमें रियल इमेज बेसिकली नहीं बनता। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है आपका? द इमेज इज रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट which of the following can produce a parallel beam of light? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन प्रोड्यूस कर सकता है? बेसिकली अगर आप इसमें देखोगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर मैं आप इसमें मिरर बनाओगे, कॉन्वेक्स बनाओगे या कॉनकेव बनाओगे, तो उस कंडीशन में क्या देखो, जैसे कि हम बनाते पहले, मान लो ये हमने कॉन्वेक्स बनाया, ठीक है, given a point source of light which of the following can produce a parallel beam of light? मान लो कि कोई आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, कोई लाइट जा रहा है फोकस से, तो बेसिकली पैरेलल हो जाएगा। यहां से कोई लाइट जा रहा है तो वो भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब एक्सिस के आपके। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर वो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ सोर्स से अगर आप देखोगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकता है। तो बेसिकली आपका मिरर कौन सा? बेसिकली आपका मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो है अगर गिवन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी पॉइंट सोर्स का लाइट है, तो बेसिकली वो आपका पैरेलल बीम बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर, इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को u लेते हो तो v की वैल्यू क्या होगी आपकी? v की वैल्यू होगी आपकी u/4, ठीक है, मतलब क्वार्टर ऑफ द इमेज, क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, बोला तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें u की वैल्यू निकालनी है सीधा सीधा। और आपका क्या दे रखा है इसमें? फोकल लेंथ दे रखा है,
तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। फोकल लेंथ दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका v जो है वो u/4 है, u/4, और इमेज तो इमेज है ही आपका, u तो u है ही आपका। इस कंडीशन में क्या निकालोगे? इस कंडीशन में आप पहले निकालोगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? माइनस v/u, v/u, तो v/u, v क्या है आपका यहाँ पे? v है आपका u/4, और नीचे तो u आएगा ही आएगा, u से u कट गया आपका। मैग्निफिकेशन कितना है आपका? मैग्निफिकेशन है आपका 1/4, मैग्निफिकेशन आया आपका 1/4, ठीक है। आपका फॉर्मूला जो होता है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन u के रिस्पेक्ट में कैसे चाहिए हमें? कि देखो बेसिकली आप v को अलग कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ से v निकालना है तो v क्या होगा आपका? आप u को इधर जाके माइनस कर दो, 1/f माइनस 1/में u, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? uf आएगा, यहाँ से क्या आएगा? u माइनस f, ठीक है। ये आपका क्या निकला? v। अगर मैं v की बात करूं तो इसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, v आ जाएगा ऊपर तो uf भी चला गया ऊपर और u माइनस एफ आ गया नीचे। ये मैं क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा आपको, क्योंकि इस v की वैल्यू को रखूंगा मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, मैग्निफिकेशन, ठीक है। और आपका मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है, हमने निकाला अभी। मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है? माइनस v/में u। v की वैल्यू क्या है आपकी? ये क्या मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। तो v की जगह पे मैंने डाल दिया uf/में u माइनस एफ, ठीक है। ये आपकी v की वैल्यू है। और डिवाइड में क्या आपका? और डिवाइड में क्या आपका? डिवाइड में है आपका u है, तो u है यहाँ पर, ठीक है। तो इस u से ये u कट गया आपका, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा आपका f u माइनस एफ, ठीक है। ये आया मैग्निफिकेशन। और याद करो मैग्निफिकेशन हमने कितना निकाला था? मैग्निफिकेशन निकाला था हमने 1/4। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस का साइन भी होता है, ये माइनस का साइन, तो अगर मैं माइनस का साइन यहाँ पर हटाऊंगा तो इसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन f जो वो इधर आ जाएगा, f जो है वो इधर आ जाएगा। मतलब एट लास्ट क्या बनेगा आपका? f माइनस u। और ये किसके इक्वल होगा आपके? ये होगा आपके 1/4 के इक्वल, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन कितना निकाला था आपका? 1/4। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा आपका? इस फॉर्मूले को आप f माइनस यू, इसको आप किसके इक्वल लिखो? 1/4 के इक्वल रखो, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन 1/4 निकाला था। तो हमें f की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू है आपकी 30 और u की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। f की वैल्यू क्या है आपकी? 30, और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और f माइनस यू इधर क्या हो जाएगा? 1 से। f की वैल्यू कितनी है आपकी? f की वैल्यू है 30 माइनस यू, ये आ गया आपका 120, ये आ गया आपका 30 माइनस यू। 30 इधर आगे क्या हो जाएगा? 120 से माइनस, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u, ठीक है। या फिर आप इसका साइन दोनों तरफ से आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 120 में से 30 गया तो क्या बचेगा? 90। u यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि हम u तो माइनस में रख नहीं सकते ना, तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन लगाओगे मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, तो आपका u की वैल्यू क्या आ गया? u का वैल्यू आ गया आपका 90 सेंटीमीटर, माइनस का, ठीक है, माइनस का 90 सेंटीमीटर। माइनस लगाओ ना लगाओ, हमें मालूम है u जो होता है वो नेगेटिव में ही होता है। तो u की वैल्यू एट लास्ट क्या है आपकी? 90 सेंटीमीटर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? u की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? 90 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे। अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज नहीं होंगे तो आप ना उसको मतलब कह सकते हो कि आप रिकनेक्ट नहीं कर पाओगे फॉर्मूले को, कि इसमें कैसे कनेक्ट करो। जैसे मैंने मैग्निफिकेशन का इसमें पुट करा, मैग्निफिकेशन को मैंने उसमें बेसिकली आपका 1/4 फिर मैंने फॉर्मूला लगाया माइनस v/u, तो ये आपको रिकनेक्ट करना ही पड़ेगा वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में आपका रियल इमेज फॉर्म कब होता है?
कॉनकेव मिरर में आपका रियल इमेज फॉर्म कब होता है? जैसे मान लो ये आपका एफ है, ये आपका सी है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है सी के ऊपर है, वो गया पैरेलल, ये होकर आया फोकस से, ठीक है। सेम एक जाएगा फोकस से होकर के और वापस से इंटरसेक्ट करेगा बिल्कुल सी के नीचे। मतलब अगर आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सी के नीचे आएगा। तो ऊपर जो इमेज था, ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट था, नीचे इमेज, तो दोनों की डिस्टेंस एक के ऊपर ही आती है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो अगर मैं बोलता हूं आपका कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस कब होता है, क्या क्या होता है? कॉनकेव मिरर में अगर रियल इमेज फॉर्म करता है तो उनका डिस्टेंस क्या होता है बीच का? 0। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। 11th है, लाइट रिटर्निंग टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ बाउंड्री डिवाइडिंग टू मीडिया रिफ्लेक्टेड एज नॉर्मल है। एक लाइट है, मतलब ये मान लो एक सरफेस है, यहां से आया लाइट, ठीक है, लाइट रिटर्निंग टू द सेम मीडियम। अब देखो मान लो एयर है और ये ग्लास है, एयर से आया और एयर में ही वापस चला गया, एयर से आया और एयर में ही वापस चला गया, बोले ना लाइट रिटर्निंग द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ बाउंड्री। बाउंड्री, ये वो बाउंड्री है ना जो एयर और ग्लास को अलग अलग डिवाइड करके रख रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक या द स्ट्राइकिंग बैक, या बोल सकते हो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ए। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो इसको। कैसे? when coupled with some other plane mirror that has refractive index of 1.5 1.45, a slender three-angled prism with a refractive index of 1.15 is created। देखो आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, एक 1.45 है और एक 1.15 है आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म ऑफ द डिस्पर्जन हैपेंस विदाउट अ डेविएशन। आपको बोल रहा है कि दो मीडिया दे रखे, आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको पूछा गया है कि सेकंड प्रिज्म में एंगल डिस्पर्जन ऑफ एंगल का एंगल क्या होगा डिस्पर्जन का। तो अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, आप नॉर्मली उनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा 1.45 1.15, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल जाएगा? आप आंसर में से चेक कर सकते हो। 0 तो नहीं होगा, 3 तो वैसे नहीं होगा, तो 1.15 है, 4 वैसे भी नहीं होगा। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली किसके पास आ रहा है? आपके 1 के पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी करोगे जब आपको दो मीडिया दे रखे हो और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हो, और सेकंड मीडिया की बात करी गई हो कि डिस्पर्जन का एंगल कितना होगा, तब आप दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस क्या कर दो? रेशियो निकाल लो। अगर आप आंसर से चेक कर सकते हो कि किसके करीब आ रहा है, ना तो 3 के करीब, ना 4 के, ना बेसिकली 0 के, किसके इक्वल, मतलब किसके अप्रोक्सीमेटली करीब है आपके? 1 के। सीधा ये आंसर कर सकते हो आप, क्योंकि ये आप तब कर पाओगे जब आपका ऐसा केस मिलेगा, और ये आपका बहुत टाइम बचाएगा भी एग्जाम में, जो कि बहुत बेनिफिशियल है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when light travels from one medium to other of which the refractive index is different, then which of the following will change। मान लो कि आपका एक लाइट है, वो आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो क्या ऐसी चीजें जो कि चेंज होगी? देखो, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। वेवलेंथ चेंज हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज होता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। मतलब हमें दोनों इक्वली सही चाहिए ना आपको बेसिकली। देखो वेलोसिटी भी चेंज होता है और आपका वेवलेंथ भी चेंज होता है। अगर कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो डेंसिटी की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी कहीं ना कहीं उसका चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो कौन सी चीज है जो कि चेंज होती है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो उसका वेलोसिटी
और वेवलेंथ चेंज होता ही होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। तो जिस जिस ऑप्शन में आपके फ्रीक्वेंसी था उसमें ऑप्शन को आप क्या कर दो, कट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, एयर क्या है आपका रेयरर और ग्लास क्या है आपका डेंसर। सेम वही बात है, अगर आप रेयर डेंसर नहीं बोलोगे, आपको इतना तो मालूम है कि एयर और ग्लास जो अलग अलग मीडिया है, ठीक है, अलग अलग इनका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा इसमें, इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ इंक्रीज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ इंक्रीज होगा। हम इसको क्वेश्चन मार्क में डाल सकते हैं, हम और भी देखेंगे, अभी सारे ऑप्शन जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, चलो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं। इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें देखो लगभग लगभग सभी आपके डाउट में है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बोथ डिक्रीज, ये भी। अब आप देखो वो जा कहाँ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, आपके जा रहा है बेसिकली रेयरर से डेंसर में, ठीक है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस है, अगर इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं आपको बताऊं डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस है तो बेसिकली वो वेवलेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। इसमें देखोगे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो ये ऑप्शन काट दो, वेवलेंथ बढ़ रहा है ये ऑप्शन काट दो। अब दो ऑप्शन बचे आपके, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती ही नहीं, तो डिक्रीज कैसे होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता ही नहीं है, ये ऑप्शन भी आप काट दो। अगर ज्यादा डेंस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा, कोई भी मीडियम ज्यादा डेंस है तो वहां पर लाइट जाएगी, तो बेसिकली होगा क्या कि उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज ही रहती है। हाँ, अगर कोई भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ थोड़ा कम होगा ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। ये वाला याद रखना बात कि डेंसिटी बढ़ेगी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ये बात आप याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली। देखो अगर मैं किसी लिक्विड को क्या कर रहा हूं, अगर मैं किसी लिक्विड को हीट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी लिक्विड को हीट कर रहा हूं तो बेसिकली उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जनरली क्या फर्क पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपकी बात करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करता है आपके डेंसिटी के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। खुद देखो अगर मैंने पानी को गर्म करा तो क्या इसकी डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। पानी की डेंसिटी क्या होगी, कम, मतलब लिक्विड की। अगर मैं लिक्विड को गर्म करूंगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। अगर डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा आपका, कम, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपके डेंसिटी के। तो बेसिकली अगर मैं किसी लिक्विड को हीट कर रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बेसिकली कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डेंसिटी पर। डेंसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो भी क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कम होगा बेसिकली, ठीक है। अगर हम किसी लिक्विड को बेसिकली हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल से दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, दूर दूर होने के बाद क्या होगा कि जो एक डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूनिट वॉल्यूम में मास रखोगे तो मास तो कम हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल से दूर दूर चले गए तो डेंसिटी कम हो गई बेसिकली, डेंसिटी कम होगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज। द रीजन ऑफ सीइंग द सन अ लिटिल बिफोर द सनराइज इज, देखो आपका क्या होता है बेसिकली, जब आप हराइजन पे होते हो ना, ठीक है, तो ये आपका मान लो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर, ठीक है। तो आपका सन क्या होता है, क्या बोल रहे हैं इसमें, द रीजन ऑफ सीइंग द सन बिफोर द सनराइज। आपका सन देखो अभी सनराइज हुआ भी नहीं, आपका सन यहाँ पर है, होराइजन से अगर देखोगे तो सन यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही आपके एटमोस्फेयर में आता है, एटमोस्फेयर में क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से
आपका जो सन है वो यहां ना दिख करके कहां दिखेगा, ऊपर की तरफ। भले सन की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है, होराइजन की नीचे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको सन कहां दिखेगा, ऊपर। इसीलिए बोला जाता है कि सनराइज से 2 मिनट पहले सन आपको ऊपर दिख जाएगा और सनसेट के 2 मिनट बाद तक आपको सन ऊपर दिखेगा। दोनों रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। क्योंकि आपके सन से जो लाइट आएगा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल क्या कर देंगे आपके, बेसिकली जो लाइट है उसको रिफ्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि देखो स्पेस से जो लाइट आए, स्पेस तो वैक्यूम है, उसके मुकाबले जो एटमॉस्फेयर वो क्या होगा, डेंस होगा, तो रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो डेविएट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा, सनराइज से पहले जो देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, आपके रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से। सेवनटीन्थ है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इन ऑर्डर द ऑब्जेक्ट बिकम्स इनविजिबल। देखो कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बोल रहा है कि एक ऐसी कंडीशन बताओ कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो फ्लूइड में इनविजिबल हो जाए। वो कब हो, देखो वो कब हो पाएगा ऐसा, जब आपके लिक्विड के सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो। अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड के आसपास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इक्वल होगा ना, तो बेसिकली आपको उस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिहेव्स एज परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं, एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट नहीं, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली मैचिंग विद द दैट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड। अगर ऑब्जेक्ट के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो बेसिकली आपकी लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगा कि लगेगा ही नहीं कि कोई मीडियम इंटरचेंज हुआ भी है, सीधा लाइट आर पार चला जाएगा। अपीयरेंस ऐसी रहेगी, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है, बेसिकली क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपके इसके आसपास का फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है। ठीक है, तभी वो गायब हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन जो आपका सही रहेगा। स्टार्स आर ट्विंकलिंग ड्यू टू, देखो स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, सेम अगर मैं बताऊं, मान लो ये आपका सरफेस है, ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, ये आपका स्टार है। अब ये स्पेस है, स्पेस कैसा होगा आपका, रेयरर, और ये एटमॉस्फेयर ये कैसा होगा आपका, डेंसर। तो हम यहां से देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, और ये ना जगमगा, मतलब स्टार की अपनी लाइट होती है खुद की, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है, ऑब्वियसली होती है, क्योंकि सन भी आपका स्टार, उसके भी अपनी खुद की लाइट है। ठीक है, अब देखो लाइट आया, लाइट आने के बाद ये थोड़ा सा क्या होगा, डेविएट करेगा। ठीक है, जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखेगा कहां पर, वो दिखेगा थोड़ा सा हमें इस तरफ। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या लगेगा हमें, इंटरचेंज हो रही है, लेकिन बेसिकली वो इंटरचेंज नहीं हो रही, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है, वैसे आपका स्टार एक्चुअल यहां पर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहां अपीयर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट का इंटरचेंज होता है, तो जिसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग करता दिखता है। वो ट्विंकल करता नहीं है बेसिकली, वो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपको ट्विंकलिंग करता दिखाई देता होगा, लेकिन ट्विंकलिंग नॉर्मली करता नहीं है। तो इसका रीजन क्या आपका, इसका रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा रिफ्रैक्शन। बेसिकली इसमें पूरा लिखना चाहिए था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है तो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, भले एटमॉस्फेरिक है किसी भी चीज की है। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप सीज आउटर स्पेस एज, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो होता है स्पेसशिप में, उसको बेसिकली स्पेस कैसे दिखाई देगा। देखो हमें जो स्पेस दिखाई देता, हमें जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है ब्लू। ठीक है, क्यों हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, तो आपको मालूम है सबसे स्कैटरिंग पावर जो होती है, ब्लू की स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, हमारा स्काई जो दिखाई देता है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। लेकिन मैं कहां पर हूं, मैं हूं अभी स्पेस में, और स्पेस में बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं होते। क्योंकि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं होते, इसकी वजह से वहां पे स्कैटरिंग भी नहीं होगी, किसी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर किसी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमें कौन से कलर का दिखाई देगा, वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा स्पेस।
आप नॉर्मली बोल सकते हो कि अगर हम स्पेस में होते हैं, स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहां पे एटमॉस्फेरिक मतलब स्कैटरिंग नहीं होता। अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो जो हमें कलर दिखाई देगा वो हमें ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन में क्या होगा आपका? ब्लैक। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होती है? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है बेसिकली आपके वैक्यूम में, उसके बाद गैस में। अगर इसमें देखा जाए, ये लिक्विड है, ये भी, ये दोनों सॉलिड सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या आपका गैस, वैक्यूम तो है नहीं। सबसे ज्यादा किसकी सबसे ज्यादा होती है? गैस की। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन आपका बी। अब आप यही अगर आपका साउंड होता है एयर की जगह पर, तो देखो स्पीड लाइट जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती नहीं, किसी भी मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के, प्रोपागेट करने के लिए, लेकिन साउंड को होती है। अगर मैं यहां पर लाइट की जगह पे साउंड लिखता तो उस कंडीशन में डायमंड ग्लास पे मैं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? लाइट है। लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसके पार्टिकल्स के आसपास से दूर होने की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। बेसिकली सबसे ज्यादा इसकी स्पीड किस में होती है? वैक्यूम, फिर गैस। तो गैस सबसे पहले तुम गैस में डाल सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे अभी। वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो वैसे मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंसी बहुत मेजर फैक्टर होता है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम की, वैक्यूम, तो इसका वैक्यूम से भी कुछ लेना देना नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये आगे आपका गलत, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डजंट डिपेंड ऑन अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इस पे भी डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब देखो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन मार्क में रख लो, पहले हम सारे पढ़ेंगे तभी तो हम आंसर देंगे ना। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट, मतलब वही डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ। हाँ, ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ठीक है। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है सब चीज के। तो इसमें खाली फ्रीक्वेंसी और इसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों, तो कहने की ज्यादा एक्यूरेट ये होगा ना आपका, क्योंकि इसमें दो चीजें रखी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी। हाँ, इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर ना तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना वेवलेंथ पे, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स, देखो बेसिकली जब हम डायमंड को कट करते हैं ना, तो उसका ज्यादा चमचमाता है, वो स्पार्कल्स करता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो क्या होता है? हाई होता है। डायमंड का वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई होता है, इसकी वजह से वो ज्यादा चमचमाता है। तो उसका और कोई ऑप्शन होगा नहीं। एमिशन ऑफ लाइट बाय द डायमंड, नहीं, वो उतना था जितना वैसे था। एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, हार्डनेस भी नहीं होगा, वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही स्पार्कल करता है डायमंड बहुत ही ज्यादा। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, ग्लास है, ग्लास से एयर में कर रहा है, मिनिमम किसके लिए होता है क्रिटिकल एंगल? देखो क्रिटिकल एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्रिटिकल एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो क्रिटिकल एंगल भी बहुत कम होगा। हमसे पूछा गया मिनिमम, मिनिमम होने के लिए वेवलेंथ भी तो कम होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? आपने विजिबल लाइट पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ जो सबसे कम वेवलेंथ होती है आपके वायलेट की, वायलेट। अगर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी तो सबसे कम होगा, क्योंकि क्या है? इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा। अगर वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे कम होगा, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी। ठीक है, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, भाई वैक्यूम के ऊपर ना तो इस पे करता है, ना इस पे करता है, ना इस पे करता है, ना ऑफ द अबव, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता आपका।
तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। मिराज इज अ फिनोमेना ड्यू टू, मिराज क्या फिनोमेना होता है? अगर मैं एक बात बताऊं, मान लो ये आपका सैंड है, सैंड। अच्छा, सैंड के यहाँ पे थोड़ा चीज ना उल्टा होता है नॉर्मल जगह से। क्यों? आपने ये सुना है कि गर्म हवा नॉर्मली ऊपर मिलती है, ठंडी हवा में नीचे मिलती है। गर्म हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है। लेकिन इसमें आपको बात बताऊं, क्योंकि धूप पड़ती है तो सैंड का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। सैंड का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो सैंड के आसपास का एरिया जो होता है ना, इसका टेम्परेचर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। सैंड के ऊपर का जो एरिया होता है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? ज्यादा। तो वहां से अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो एरिया, ऊपर का थोड़ा कूल होगा और नीचे का थोड़ा हॉट होगा, क्योंकि सैंड के पास है वो। ठीक है, मतलब ऊपर का थोड़ा डेंस होगा और नीचे का क्या होगा? उसका रेयर होगा। तो इसमें लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके वजह से आपको चीज चमचमाती दिखती है और वहां पर पानी सा नजर आता है, लेकिन पानी वो होता नहीं है बेसिकली। तो वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता तो रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन का स्पेशल केस होता है, उसको हम बोलते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, जिसकी वजह से आप देख सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो मीडियम होना चाहिए ना, मीडियम, मीडियम जो उसका डेंसर से आपके किस में आना चाहिए? रेयर में आना चाहिए। ठीक है, डेंसर से रेयर में। तो उस चीज का ध्यान देना। तो इसमें क्या आएगा आपका? मिराज इज अ फिनोमेना ड्यू टू ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द फिनोमेना यूटिलाइज इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की भी अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर की भी बात करूं, मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां से अंदर जा रहा है। तो यहां से कोई भी लाइट जाता है ना, तो इसमें पूरा का पूरा क्या होता है? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। सेम उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम ये बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो भी किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? आपके टीआईआर के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डेंसर से क्या होना चाहिए? रेयर पे जाना चाहिए। अभी मिराज के टाइम में बताया था ना आपको मैंने। तो एयर से वाटर, एयर से वाटर, ये तो रेयर से डेंसर चला गया, ये नहीं होगा। एयर से ग्लास, ये भी रेयर से डेंसर चला गया, ये नहीं होगा। वाटर से ग्लास, ये भी रेयर से डेंसर चला गया, ये नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि डेंसर से रेयर में आना चाहिए, डेंसर। तो ग्लास ज्यादा डेंसर है, वाटर थोड़ा कम है। तो अगर डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो क्या होगा? बेसिकली आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसमें डेंसर से रेयर में कौन सा जा रहा है? ग्लास टू वाटर जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? बेसिकली इसमें से ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, द रीजन फॉर शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर इज, बेसिकली आपके वाटर बबल का शाइन करने का जो रीजन होता है वो क्या होता है? बेसिकली डिफ्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डिस्पर्जन में तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। स्कैटरिंग में लाइट आपका फैल जाता है, मतलब कोई स्पेसिफिक लाइट जो होगा वो ज्यादा फैला होगा। तो अगर मैं बबल की बात करूँ तो कोई लाइट आपका फैला हुआ नहीं दिखता उसमें। इसमें भी आपका जो होता है वो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये बबल है, ये डेंसर से आया आपके किस में? रेयर, मतलब डेंसर से किस में? रेयर में। ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो आपका अलग से दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से आपका बबल क्या करता है? स्पार्कल करता है। ठीक है, या शाइन करता है वाटर के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द डायरेक्शन इन विच अ मैन अंडर वाटर शुड लुक टू सी द सेटिंग सन इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक है, बताया गया है द डायरेक्शन इन विच अ मैन अंडर वाटर शुड लुक टू सी द सेटिंग सन इज। कोई इंसान है, कोई आदमी है, वो वाटर के नीचे है, वाटर के अंदर है। अब उसको देखना है कि सन सेट हो रहा है, तो उसको किस एंगल पे देखना पड़ेगा कि उसको सेटिंग सन दिखाई दे। इस पे आपका स्नेल्स लॉ लगेगा थोड़ा बहुत। इसमें आप देखोगे कि कोई इंसान है,
वो पानी के अंदर है, ठीक है। और सेटिंग सन, अगर मैं सन सेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सन कहां पर होगा, आपकी वाटर सरफेस के बराबर होगा ना, वाटर सरफेस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर जो लाइट जो आएगी, लाइट क्या आएगी, लाइट आएगी इसके परपेंडिकुलर, वाटर की सरफेस पे क्या आएगी, परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों आएगी, क्योंकि आपका सन जो है वो वाटर सरफेस के बराबर ही है, क्योंकि सेट हो रहा है, उठ नहीं रहा, सेट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको कैसे देखना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्ट जो हो रहा है 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, ये इंसान जो है, ये इंसान कहां पर है आपका, वाटर के नीचे, वाटर के क्या है, अंदर है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, वो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें। अगर मैं किसी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो ये मैं लगा सकता हूँ स्नेल्स लॉ के इक्वल, ठीक है, स्नेल्स लॉ के इक्वल लगा सकता हूँ। μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका पहला, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका दूसरा, ठीक है। तो आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्ट कहां पर हो, रिफ्रैक्ट आपके वाटर में हो रहा है ना, ये जो लाइट है रिफ्रैक्ट होकर के कहां पर है, आपके वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, क्वेश्चन बोल रखा है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आपका 1.33, एक मिनट को, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका 1.33, और ऊपर से जो लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही होगी, एयर से आ रही होगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1 के इक्वल, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इंसिडेंट की, इंसिडेंट, तो इंसिडेंट के इक्वल आप क्या ले सकते हो, हमें इसमें क्या चाहिए, लास्ट में क्या बोला है कि किस एंगल से की डायरेक्शन में देखें, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव निकालना, हमें आर की वैल्यू निकालनी है इसमें, आर की वैल्यू, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, या तो उसको पहले लिखो या इसको पहले लिख दो, कोई बात नहीं, हम इसको पहले लिख लेते हैं, μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई। अच्छा, आपके रिफ्रैक्ट होकर के जो है, रिफ्रैक्ट होकर के, तो उसकी डेंसिटी, ये मतलब वाटर की डेंसिटी बता रहा है, रिफ्रैक्शन कहां पर हो रही है, वाटर में हो रही है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, वाटर की डेंसिटी होगी आपकी 1.33 साइन, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन की तो आर की तो वैल्यू कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या चलेगा, आर चलेगा ही चलेगा आपका, साइन आर। अब ये क्या है, μ1 क्या है, एयर में, एयर में लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, लाइट में, लाइट का जो एयर में तो क्या होता है 1 होता है, साइन। अब इंसिडेंट किस पे, इंसिडेंट मैंने आपको बताया था नॉर्मल परपेंडिकुलर, साइन 90, 1.33 साइन आर, ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब एक तरीके से 1 ही हो गई आपका। तो इसको मैं इधर जाकर के क्या करूंगा, डिवाइड, साइन आर क्या हो जाएगा 1/1.33, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 0.781 के आसपास आएगा। अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो आर क्या होगा आपका, साइन इनवर्स 0.781, जो कि अगर आप लॉग टेबल में देखोगे, लॉग टेबल में अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्स आपके 49 के आसपास आ रही है, 49, ठीक है। लेकिन देखो, क्योंकि आपका सन जो है वाटर के सरफेस पे है, तो इसको हॉरिजॉन्टल तो नहीं देखना चाहिए, इसको कैसे देखना चाहिए, इसको ऊपर देखना चाहिए, ऊपर मतलब वर्टिकल, इसको कैसे देखना चाहिए, वर्टिकल देखना चाहिए, ठीक है। तो 49 डिग्री कैसा होगा आपका, वर्टिकल होगा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, 49 डिग्री टू द वर्टिकल, ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन होगा, 49 डिग्री टू द, 49 डिग्री देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ वर्टिकल देखेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 49 डिग्री टू द वर्टिकल, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपके किससे रिलेटेड होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली आपके मेनली कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। हाँ, उसी की प्रिंसिपल पे, कम्युनिकेशन की प्रिंसिपल पे आप लाइट भी यूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कम्युनिकेशन ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, डायमंड का जो ब्रिलियंस होता है, चमक होता है, वो किसकी वजह से होता है आपका, सेम तो होता है, मैंने पहले बताया था आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपके डायमंड का जो ब्रिलियंस होता है वो होता है। द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लू हमें स्काई क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है।
अगर हमें रेड कब दिखाई देगा, जब रेड लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, ऑब्वियस सी बात है इसमें। एटमोस्फेयर पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर, अगर ब्लू रेड से ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करेगा तो ब्लू ही दिखेगा ना, हमें कैसा दिखवाना है, हमें दिखवाना है रेड। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। एटमोस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली, अगर सभी कलर को इक्वल दिखाएगा तो हमें खाली रेड थोड़ी ना दिखेगा। डी द सन वॉज मच हॉटर, भाई कितना ही हॉट हो पाएगा सन और ज्यादा, इतनी ज्यादा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन होता रहता है, इतना ज्यादा तो और ज्यादा हॉट हो नहीं पाएगा। एटमोस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर रेड लाइट मोर देन द ब्लू लाइट, अगर वो ब्लू लाइट से ज्यादा रेड लाइट को स्कैटर करेगा, हाँ तब हम देख सकते हैं रेड लाइट को, ठीक है। तो ज्यादा ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी। सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of radiation? सीवी रमन सर जो थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, उनको किसके लिए दिया गया था, उनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रिंसिपल को समझाने के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, देखो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप कह सकते हो इन्वेंशन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए। सीवी रमन सर को आपके नोबेल प्राइज मिला गया था, वो किसके लिए मिला गया था, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर काम करने के ऊपर। इफ देयर हैड बीन वन आई ऑफ द मैन देन, अगर इंसान के पास एक आई होता, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन इन्वर्टेड, क्या अगर हमारे पास एक आई है तो क्या हमें सीधी सीधी उल्टी दिखेगी, नहीं। विजुअल रेंज वुड हैव डिक्रीज्ड, ऐसा नहीं हल्का फुल्का विजुअल रेंज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही डिक्रीज हो जाए, हल्का फुल्का डिक्रीज हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आपका ठीक लग रहा है। इमेज वुड हैव नॉट बीन सीन इन 3D, देखो इमेज अगर आप दोनों आई से देखते हो ना तो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दिखती है, मतलब अगर आप दोनों आंखों से देखोगे तो आपको इमेज 3D दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एक आंख से देखते हो तो लेंथ ब्रेथ हाइट में या तो ब्रेथ गायब हो जाएगा या हाइट गायब हो जाएगी, इसकी वजह से आप खाली 2 डायमेंशनल देख पाओगे, खाली 2D देख पाओगे। तो ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है आपका, दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है। तो अगर आप देखोगे बोथ बी एंड सी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि अगर आप एक आई कवर कर लोगे आपका विजिबल रेंज भी थोड़ा कम हो जाएगा और आपको जो इमेज है जो 3D में दिखी थी वो 2D में दिखेगी। तो दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, बी और सी इज करेक्ट। एस्टिग्मेटिज्म फॉर ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय, देखो एस्टिग्मेटिज्म होता क्या डिजीज है कि आप ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन ढंग से नहीं देख पाओगे, रोज और कॉलम्स दोनों ढंग से नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आईज के बाहर आपके सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस क्या काम करता है कि अगर आपका लाइट एंटर भी करता है तो एक से ज्यादा फोकस पॉइंट को आराम से क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे आराम से फोकस कर सकता है, इसकी वजह से आपके रोज और कॉलम्स ढंग से दिखेंगे। तो इसमें ना तो आपका कॉनकेव लगता है, ना आपका कॉन्वेक्स लगता है, ना आपका प्रिज्मेटिक लगता है, इसमें आपका लगता है सिलेंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म आपका ठीक किया जा सकता है सिलेंड्रिकल लेंस लगवा करके, ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल लेंस एक ही टाइम पे एक से ज्यादा पॉइंट्स पर फोकस कर सकता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। सर्कुलर पार्ट इन द सेंटर ऑफ रेटिना इज कॉल्ड, देखो रेटिना के सेंटर में जो सर्कुलर पार्ट होता है ना उसको बेसिकली येलो स्पॉट बोला जाता है। येलो और ब्लाइंड स्पॉट रेटिना से थोड़ा नीचे होता है, वहां पर अगर आपका इंटरसेक्ट हो गया तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, रेड स्पॉट भी नहीं होता सेंटर में होता है आपका येलो स्पॉट। येलो स्पॉट किसके लिए होता है, यहाँ पे रॉड एंड कोन सेल्स थोड़ी ज्यादा होते हैं, तो ये आपके लाइट के लिए सेंसिटिव लाइट के लिए बहुत ज्यादा होता है, और आपके थोड़े बहुत कलर के लिए, अच्छे कलर दिखाने के लिए आप कह सकते हो कि अगर आपको इमेज को क्लियर बनाना है, आपके इमेज को क्लियर बनाने के लिए, मतलब ये लाइट को लेकर के सेंसिटिव होते हैं और आपके इमेज को क्लियर बनाने के लिए ये येलो स्पॉट जो होता है रेटिना के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, और बेसिकली इसमें रॉड एंड कोन सेल्स की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, जिसके लिए ये आपके लाइट को लेकर के बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और आपके इमेज को बहुत क्लियर बनाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, येलो स्पॉट बोला जाता है, ठीक है, वो रेटिना की बीचों बीच पाया जाता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, देखो रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म होता है कैसा होता है, वो इन्वर्टेड होता है, आपको मालूम है। फिर ऑप्टिक फाइबर उस इमेज को सीधा करके ले जाता है, मतलब इमेज तो आपकी ऐसे होती है इन्वर्टेड, लेकिन क्योंकि वो इमेज आपकी रेटिना पर आ रही है, अगर हम किसी भी इमेज को स्क्रीन पर ला सकते तो इमेज कैसे होती है आपकी, वो इमेज होती है आपकी रियल।
तो इसमें आपके रेटिना पे जो इमेज बनती है कैसे होनी चाहिए, रियल और इन्वर्टेड। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, 37 का रियल एंड इन्वर्टेड। फॉर नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए डिस्टिंक्ट विजन का, आपने सुना होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। सबसे कम डिस्टेंस पे जो हम फोकस कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे कम डिस्टेंस जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे इन्फिनाइट 25 मीटर है, 50 मीटर है, 25 मीटर है, 0.25 मीटर है, मतलब अगर 25 को 100 से डिवाइड कर दोगे मीटर में आ जाएगा, तो 0.25 मीटर ही तो आएगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए, 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, अब एक ही बात है। फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय, डिफेक्ट कैसे ठीक होता है, मायोपिक आई में होता क्या है, मायोपिया में होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मान लो आपका आई है, मायोपिक आई में क्या होता है कि आपका जो लेंस होता है ना थोड़ा पतला हो जाता है। ठीक है, ये आपका रेटिना है, जो नॉर्मल लाइट पड़ती है ना आपकी, तो लाइट आपकी रेटिना पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है, रेटिना पे इंटरसेक्ट नहीं होती, इसी को क्या बोला जाता है, मायोपिया। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में आप ले लो एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या काम करेगा, कोई भी लाइट आएगी, कोई भी लाइट, उस लाइट को पहले ऐसे फैला देगा, उस लाइट को ऐसे फैला देगा, फैलने के बाद वो लाइट जो है यहां पर ना होने के बाद वो बिल्कुल आपके कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल आपके रेटिना पर इंटरसेक्ट करेगी। मतलब नॉर्मली आप देख सकते हो अगर मैंने कॉनकेव लेंस लगाया तो उसने लाइट को थोड़ा फैला दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर के आपके रेटिना पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब जहां पर आपकी लाइट, जहां पर आपका लाइट इंटरसेक्ट करना चाहिए वहीं पर करता है। तो मायोपिया ठीक करने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, मायोपिक आई को ठीक कौन करता है, आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ए मैन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस फॉर ग्रीन कलर, एक मैन को कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है, कलर ब्लाइंडनेस हटाने के लिए उसको कौन से गॉगल्स पहनने चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन में इसका आंसर है कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस आपका होता है जेनेटिक डिजीज होता है आपका, जेनेटिक। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये क्योर नहीं करा जा सकता। अगर कोई जेनेटिक डिजीज होता है, मोस्टली 95 से 97% जेनेटिक डिजीज होते हैं क्योरेबल नहीं है आपके। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करा ही नहीं जा सकता, तो इसमें आपको क्या लगाओगे ना, तो कोई भी लगा लो, या स्मोकी कलर ग्लास लगा लो, ग्रीन कलर लगा लो, रेड कलर लगा लो, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका सही ऑप्शन क्या आएगा आपका, नन ऑफ द अबव। ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, लाइट का मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके विजिबल लाइट की बात कर रहा है। विजिबल लाइट कौन से स्पेक्ट्रम में आता है, वो आपके 380 से आसपास लेकर के 800 नैनोमीटर तक जाता है। तो ज्यादा अप्रॉक्स कौन होगा आपका, उसके 400 नैनोमीटर से आपके 750 नैनोमीटर के आसपास तक। ठीक है, विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो आपके 380 से 800 के आसपास तक जाता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होना चाहिए उसमें आपका ये वाला होना चाहिए। ठीक है, इन ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाय, इन ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाय, फोकस किससे डन होता है, क्या आपकी आई लेंस का टू एंड फ्रो मूवमेंट, नहीं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ रेटिना, रेटिना तो मूव ही नहीं करेगा भाई। चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस सरफेस, देखो ये कह सकते हैं हम, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप दूर की चीज है तो आपका ये क्या हो जाता है, खिंचता है लेंस, अगर पास की चीज है तो क्या होता है बेसिकली थोड़ा मोटा हो जाता है ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आई लेंस की कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, आई लेंस की कॉन्वेक्सिटी, कभी लेंस आपका खींचेगा पतला होगा, कभी लेंस आपका छोटा हो जाएगा। तो जो ज्यादा फोकस करने के लिए ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर आप दूर की चीज पे फोकस करते हो तो आपका लेंस जो है ना ऐसे खिंच जाता है, ताकि आप दूर की चीज पे फोकस करो। अगर आप पास में फोकस करते हो तो आपका लेंस जो है तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि आप पास चीजों को फोकस कर पाओ ज्यादा। एक क्वेश्चन है आपका 43,
अ पर्सन वेयर्स ग्लास ऑफ पावर -2.5D। अगर वो नेगेटिव में पहन रहा है, पावर क्या है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, उसको नियर साइडेडनेस होगा। फार वाले तो काट ही दो, फार वाला काट दो और एस्टिग्मेटिज्म काट दो, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए आपका। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए आपका, अगर अगर पावर का नेगेटिव में। द डिफेक्ट ऑफ द आई एंड द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन विदाउट ग्लासेस आर, आपको क्या बताना है, डिफेक्ट बताना और फार पॉइंट बताना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा फॉर्मूला पुट करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 में फोकल लेंथ। ठीक है, पावर आपको कितनी दे रखी है, -2.5 डायोप्टर 1 में एफ। आप एफ को ऊपर ले जाओ और 2.5 को नीचे भेज दो, एफ ऊपर आ गया आपका और 2.5 कहाँ आ गया आपका नीचे। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है ये वाला फॉर्मूला जो हम पुट करते हैं ना, इसमें आपका फोकल पॉइंट जो होता है ना, ये होना चाहिए आपका मीटर में, मीटर। ठीक है, और आपके सभी आंसर सेंटीमीटर में है। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, या नॉर्मली इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ लो कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे 25, एक और लगा लो यहाँ पर, तो ये 25 4 जो और ये 0, तो आपके फोकल पॉइंट जो है कितना आ गया आपका, वो आ गया 40 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो उसका जो फार पॉइंट होगा और उसका जो डिजीज होगा, डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट कौन सा होगा उसका, नियर साइटेडनेस, और उसका होगा कौन सा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका उसमें, ऑप्शन बी। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना, इसमें ये याद रखना कि फोकल 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 लेंथ जो होती है हमेशा हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और हमारा आंसर सेंटीमीटर में था इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट करा 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको याद रखना। myopia is due to elongation of the eyeball, shortening of eyeball, irregular change of in focal length या older age। अगर मैं आपको बताऊं मायोपिया क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत रात में अगर आप किसी एक ऐसे पॉइंट पर, अंधेरे में अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर फोकस कर रहे हो जिसमें बेसिकली जिसका लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रात में लोग फ़ोन चलाते, टीवी देखते ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो रखा होता है। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसमें लाइट एंटर करे। ठीक है, जिसकी वजह से मायोपिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मायोपिया क्यों होता है, क्योंकि आपका आई बॉल जो होता है उसका इलोंगेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक चीज़ पर फोकस करते करते बार बार, जिसकी वजह से आपको दूर की चीज़ दिखनी ही बंद हो जाती है। मतलब दिखनी बंद मतलब है कि आपको धुंधला दिखता है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते ढंग से। ठीक है, a person is suffering from defect astigmatism, its main reason is, मैंने आपको बताया था एस्टिग्मेटिज्म कौन सा डिजीज होता है, इसमें आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देख पाओगे। ये क्यों होता है, डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम रेटिना इज इंक्रीज्ड, क्या रेटिना से आई लेंस की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, नहीं। डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम रेटिना इज डिक्रीज, बढ़ती, मतलब आपका रेटिना और आपके बेसिकली आई लेंस से डिस्टेंस का लेना देना कुछ नहीं है इसमें। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिक्रीज्ड, क्या आपकी फोकसिंग की पावर कम हो जाती है, नहीं। कॉर्निया जो आपका स्फेरिकल होता है ना, कॉर्निया सबसे लास्ट में जो आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ना होकर के बेसिकली आपको थोड़ा सा कर्वेचर में थोड़ा कम हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल नहीं रहता वो, जिसकी वजह से आपको डिजीज होते हैं कौन सी, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन ढंग से नहीं देख पाते। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। ठीक है, नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ ह्यूमन आई, सबसे नियर क्या बताया था मैंने आपको, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट किस पे फोकस कर पाते थे, देखो इंसानों की जो आईज अगर आपकी ठीक है तो आप इन्फानाइट पर फोकस कर सकते हो, पूरी दूर, मतलब जहां भी आप कुछ दिखेगा वहां तक फोकस आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमारा कौन सा लेंस होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम फोकस कहाँ से कर सकते हैं, इन्फानाइट से भी कर सकते हैं, इन्फानाइट पे भी फोकस सकता है, हमारे फोकस पॉइंट पे आएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक तो सबसे कम हमारा 25 सेंटीमीटर, सबसे दूर फार पॉइंट क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। 0 25 नहीं, 0 इन्फिनिटी नहीं, 25 एंड 100 नहीं, 25 और इन्फिनिटी होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है,
after passing through a convergent lens the color rays fail to converge at certain location. The problem is known as, अगर मैंने किसी लाइट को कन्वर्जन लेंस के थ्रू फेंका, मतलब जाने दिया, तो जो कुछ लाइट थी ना, जो कुछ रेस थी, कुछ सर्टेन लोकेशंस पे वहां पर लाइट नहीं जा पाई. इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्रोमेटिक एबरेशन. ठीक है, अगर लाइट किसी कन्वर्जन लेंस के थ्रू होकर के जाए लेकिन कहीं कहीं पर वो कन्वर्ज ना हो पाए, कहीं कहीं पर वो कन्वर्ज ना हो पाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिक एबरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स अपॉन, कितना लाइट कैमरे के अंदर है. मान लो कैमरे का लेंस है, कितना लाइट आपके कैमरे के अंदर आ पाए, तो क्या डिपेंड करता है? उसकी हाइट पर, लेंस की हाइट पर. लेंस की हाइट को हम क्या बोलते हैं? लेंस की हाइट को हम बोलते हैं एपर्चर. लेंस की हाइट को हम क्या बोलते हैं? एपर्चर. फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस? नहीं. प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस? नहीं. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कैमरा? नहीं. ये होता है एपर्चर सेटिंग, कैमरे की एपर्चर सेटिंग. अगर आप आंखें पूरी खोल लोगे तो कहीं कि ज्यादा लाइट एंटर करेगी. आप जब अंधेरे में होते तो आप आंख ज्यादा खोल लेते ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाए अंदर, लेकिन क्योंकि उस टाइम लाइट का सोर्स नहीं होता तो इसलिए लाइट ज्यादा नहीं जा पाती. सॉरी. लेकिन जैसे ही आप किसी अंधेरे जगह से, आप बहुत लाइट वाली जगह पे जाते हो, जैसे गर्मी में धूप में जाते हो, तो आप ना आंखें से, आपकी आंखें बहुत छोटी होने लग जाती है. छोटी होने का मतलब क्या है कि अपर्चर थोड़ा कम होने लग जाता है. ठीक है, अगर उस टाइम ज्यादा लाइट एंटर करेगा तो आपके रेटिना पर दिक्कत दे देगी. ठीक है, तो कितना लाइट आपके एंटर कर पाए वो क्या डिपेंड करता है? आपके लेंस की हाइट के ऊपर. ठीक है, तो कैमरे सेटिंग की भी, अगर मैं कैमरे की भी बात करूँ कि कैमरे में लाइट कैसे एंटर करता है, डिपेंड करता है उसके अपर्चर सेटिंग को लेकर के. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, दो लेंस होता है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आपका आई पीस का लेंस. आई पीस ये तो वैसे ही आपके हाई पावर का होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस तो वैसे आपके हाई पावर का होता है. लेकिन अगर आपको किसी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो? फोकल लेंथ इंक्रीज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उतना ही रहेगा फोकल लेंथ. फिटिंग आई पीस ऑफ हाई पावर, हाँ ये हो सकता है, आई पीस की पावर ना हाई करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ जाएगी. फिटिंग आई पीस ऑफ लोअर पावर बढ़ने से नहीं बढ़ता. इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम ज्यादा करने से मैग्नीफाइंग पावर जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके. अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है टेलीस्कोप का तो उसके लिए आपको आई पीस का ज्यादा हाई पावर लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? आपने देखा एक स्लाइड पर बनती है. स्लाइड पर बनने का मतलब क्या है? स्लाइड पर बनने का मतलब है क्या मैं उसको स्क्रीन पर ला सकता हूँ? हाँ ला सकता हूँ. अगर मैं किसी इमेज को स्क्रीन पर ला सकता हूँ तो वो इमेज कैसे बनेगा आपका? रियल. वर्चुअल वाले तो ऑप्शन ही काट दो, रियल है आपका. तो बेसिकली मैं छोटी चीज को ना बड़ा करके देख सकता हूँ उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर. तो डिमिनिश्ड होगा या फिर आपका एनलार्ज्ड होगा? डिमिनिश्ड क्यों होगा भाई? एनलार्ज होगा ना, बड़ा बनता है ना. तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? रियल एंड एनलार्ज्ड. ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके टेस्ट के क्वेश्चंस थे, जिसको देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन थे, तो बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे इसमें. तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करते रहोगे तो आपके हाई चांस है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टेस्ट ओवर होता है. ठीक है, और आप ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आगे करते हैं ना एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए. तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में. जय हिंद.